कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक अपने दोस्त जेसन और फ्रैंक के साथ आइस कोर सैंपल्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। उनका काम ही है क्लाइमेट पर रिसर्च करना। लेकिन अचानक यहाँ के बर्फ स्प्लिट होने लगते हैं, जिसमें ये तीनों मरते मरते बचते हैं। इसके बाद कहानी आती है हमारे इंडिया, न्यू दिल्ली में। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जैक सभी ज्ञानी इंसानों को बताता है कि क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रही है, उस हिसाब से अगले 100 सालों में पूरी दुनिया आइस एज में होगी। इसे रोकने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट रेमंड उसकी इन सब बातों को एक कान से सुनता है और दूसरी कान से निकाल देता है। खैर, कॉन्फ्रेंस के बाद जैक की मुलाकात होती है टेरी रैप्सन से, जो एक ओशियनोग्राफर है। वो जैक की हर एक बात से सहमत है। उसके स्कॉटलैंड पे एक छोटी सी टीम भी है जो इन्हीं सब चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। इसी रात अचानक टोक्यो पर बर्फ़ की बारिश होना शुरू होती है। ये बर्फ़ पॉलिटिशियंस की सोच की तरह छोटी नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी है कि किसी की सर फोड़ने के लिए काफ़ी है। इधर सैम की मॉम जैक को बताती है कि उसका बेटा एग्ज़ाम में फेल हो चुका है। इस बात से जैक अपने बेटे पर थोड़ी सी नाराज़ होता है। जब सैम से पूछा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो जवाब में कहता है कि उसने सारे सवाल के जवाब अपने दिमाग में ही कर चुका था, इसीलिए उसने आंसर्स पेपर पर नहीं लिखे। वाह, क्या दिमाग है, पक्का अपने पिता की तरह वैज्ञानिक बनेगा। खैर, आज उसे न्यूयॉर्क जाना है, अपने दोस्तों के साथ स्कूल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, इसीलिए जैक उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया है। उसी दिन रात टेरी और उसके साथी नोटिस करते हैं समंदर के कुछ हिस्सों में तापमान 13 डिग्री से कम हो चुका है, वो भी बस कुछ ही पलों में। टेरी इसके बारे में जैक को इन्फॉर्म करता है और कहता है वो जो कह रहा था आइस एज के बारे में, वो शायद शुरू होने वाला है। हालांकि जैक के कैलकुलेशंस के मुताबिक ये 100 साल या 1000 सालों से पहले नहीं होने वाला था। इधर कनाडा, यूरोप और साइबेरिया के ऊपर 3 जाइगेंटिक सुपरस्टॉर्म होते हैं। इनके प्रभाव से बनने वाले खतरनाक टॉर्नेडो एले बेसिन को लगभग ख़त्म कर देते हैं। वही दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी पे स्कूल इवेंट ख़त्म होने के बाद सैम और उसके दोस्तों की मुलाकात होती है जेडी से। सैम के साथ उसकी नहीं बनती क्योंकि उसकी नज़र लौड़ा पे है, जिस पर सैम की नज़र पहले से है। इधर जैक अपने दोस्त और नासा मेटीरियोलॉजिस्ट जैनेट टोकाडा के साथ मिलकर एक क्लाइमेट फोरकास्ट मॉडल बनाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर क्लाइमेट बहुत ही भयानक तरीके से बदलने वाले हैं। जैक इसके बारे में रेमंड को समझाने की कोशिश करता है और कहता है उन्हें जल्द से जल्द देश के उत्तरी हिस्सों से लोगों की इवैक्यूएशन प्रोसेस को चालू करना होगा। लेकिन रेमंड उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली को रेस्क्यू करने जा रहे 3 हेलीकॉप्टर सुपरस्टॉर्म के केंद्र में आते ही पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर की फ्यूल भी बर्फ बन जाती है। क्रैश लैंडिंग के बाद जब एक सोल्जर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो भी पलक झपकते ही बर्फ बन जाता है। इसके बारे में रिसर्च करने पर इन्हें पता चलता है कि सुपरस्टॉर्म के केंद्र में तापमान लगभग नेगेटिव 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास था, जो किसी भी चीज़ को पलक झपकते ही जमाने के लिए काफ़ी है। इधर न्यूयॉर्क सिटी में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे शहर की ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इसी बारिश के मौसम में सैम अपने दोस्तों के साथ घर जाने की तैयारी में होता है, लेकिन अचानक तूफान की वजह से समंदर की पानी शहर में भरना शुरू हो जाती है। सब अपनी जान बचाने के फिराक में होते हैं, जैसे कि सैम अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है, जबकि लॉरा ऐसे वक्त में भी कुछ लोगों की मदद कर रही होती है। इसी दौरान उसके पैरों में चोट आ जाती है, पर इससे पहले वो इस खतरनाक फ्लड में बह जाए, सैम अपनी जान पे खेलकर उसे लाइब्रेरी में लाता है, जहाँ उनके अलावा कई लोग आश्रय लेते हैं। अब ये पूरा शहर लगभग पानी के नीचे है, यहाँ तक कि एक रशियन शिप भी बहता हुआ शहर में आ चुकी है। इधर जैक अपने रिसर्च के जरिए पता लगाता है कि ये 3 सुपरस्टॉर्म 6 से 7 दिनों के अंदर पूरी दुनिया को आइस एज की तरफ धकेल देगी। ये तूफान जहाँ से भी गुजरेंगे वो जगह बर्फ बन चुकी होगी। कुछ ही घंटों के अंदर टेरी और उसकी टीम इन्हीं तूफान के चपेट में आने वाले हैं। हालांकि जैक उन्हें ये जगह छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन टेरी और उसकी टीम मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो यहाँ से निकल पाए। इधर श्याम अपने पिता से संपर्क करना चाहता है, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन काम नहीं कर रहे। तभी श्याम को याद आता है कि लाइब्रेरी में पेफोन भी है। हाँ, वो पानी के अंदर जाने वाले हैं, पर इससे पहले ही श्याम अपने माता पिता से बात करता है। जैक उसे सारी सिचुएशन बताता है और किसी भी हाल में
लाइब्रेरी छोड़ने से मना करता है। जैक उसे वादा भी करता है कि वो किसी भी हाल में उस तक पहुंचेगा। अब तो जेडी के साथ भी उसका रिश्ता ठीक हो जाता है। जब जेडी उससे कहता है अगर वो लॉरा को पसंद करता है तो ये बात उसे अपने दिल में ना छुपाकर लॉरा को बताना चाहिए। बेटा, मन में लड्डू फूटा। खैर, ये लबसब की बातें छोड़िए। टॉम जैक से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रेसिडेंट ब्लैक के सामने एक बार अपनी बात रखे, ना कि उस सन की लापरवाह वाइस प्रेसिडेंट के सामने। जैक ठीक ऐसा ही करता है। वो प्रेसिडेंट को पूरा सिचुएशन समझाता है और उन्हें सलाह देता है कि उन्हें जल्द से जल्द देश के दक्षिण हिस्सों से लोगों को मेक्सिको की तरफ भेजना होगा। अब उत्तरी राज्यों से लोगों को इवैक्यूएट करना नामुमकिन है। सुपरस्टॉर्म की वजह से वो जगह बर्फ बनना शुरू हो चुकी है। जैक ने जब वाइस प्रेसिडेंट को बताया था तब उत्तरी राज्यों से लोगों को हटाया जा सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ भी रेमंड प्रेसिडेंट को उल्टा सीधा समझाने की कोशिश करता है, पर वो कोई वैज्ञानिक तो है नहीं। इसीलिए प्रेसिडेंट जैक के कहने के मुताबिक इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू करवा देता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी पे सुपरस्टॉर्म की वजह से बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है, जबकि अभी भी सुपरस्टॉर्म शहर से बहुत दूर है। यहाँ तक कि समंदर की पानी जो शहर में फैल चुकी थी वो भी बर्फ बन चुकी है और अब लोग भी इस पर चलना शुरू कर चुके हैं। वो दक्षिण की तरफ जाने की तैयारी में है। इन्हें देखकर लाइब्रेरी में मौजूद कई लोग उन्हीं के साथ जाने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि सैम अपने पिता के कहने के मुताबिक उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है कि ये तूफान पलक झपकते ही उन्हें बर्फ बना सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसी तूफान में चल देते हैं, जबकि सैम के साथ उसके दोस्त और बाकी कुछ लोग लाइब्रेरी पे ही रुक जाते हैं। जैक अपने बेटे से की गई वादे के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। इस मुश्किल सफ़र में उसके दोस्त फ्रैंक और जेसन भी उसके साथ देने आते हैं। सैम की मॉम डॉक्टर है। अस्पताल के सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन सैम की मॉम एक बच्चा जो चल भी नहीं सकता उसकी देखभाल करने के लिए अस्पताल में ही रुक जाती है। बच्चे को लेने के लिए एम्बुलेंस आने वाला था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचा। हालांकि कई घंटों के बाद एक एम्बुलेंस उन्हें ले जाता है। लाइब्रेरी के अंदर सैम और उसके साथी किताबें जलाना शुरू कर देते हैं, इस हड्डियां जमा देने वाली ठंडी से बचने के लिए। जबकि दूसरी तरफ उसके पिता उन्हीं की तरफ आते समय उनकी गाड़ी बर्फ में फंस जाती है और अब उन्हें पैदल चलना पड़ता है। इसी दौरान वो एक मॉल के ऊपर होते हैं, जिसकी कांच टूटने की वजह से फ्रैंक उससे लटक जाता है। जैक और जेसन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में ऊपर की कांच और भी ज्यादा टूटने लगती है। इससे जैक और जेसन भी गिरने वाले होते हैं। ये देखकर फ्रैंक अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। उन्हें दुख तो होता है, लेकिन इस बर्फीले तूफान में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो दोनों ही आगे की सफर में निकल पड़ते हैं। इवैक्यूएशन के दौरान प्रेसिडेंट ब्लैक तूफान में फंसकर मारा जाता है और अब प्रेसिडेंट बनने की बारी रेमंड की है। दूसरी तरफ सैम हिम्मत करके लॉरा को प्रपोज कर देता है, जिसे लॉरा स्वीकार भी कर लेती है। पर अगले ही दिन उसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। चेक करने पर पता चलता है कि उसके पैरों में लगी जख्म की वजह से वहाँ सेप्सिस हो चुकी है और अगर जल्द इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। इसके लिए पेनिसिलिन चाहिए, पर दवाइयाँ तो मिलने से रहा। तभी सैम अपने सामने वही रशियन शिप देखता है जिसके अंदर शायद दवाइयाँ मिल जाए। इसी उम्मीद से सैम, ब्रायन और जेडी उस शिप में जाते हैं। उन्हें दवाइयाँ मिल भी जाता है, लेकिन इसी दौरान उनकी सामना होता है कुछ भेड़ियों से। तो क्या हो गया, हम इंसान हैं। वो भेड़ियों को अंदर फंसाकर आराम से निकल लेते हैं। तूफान भी शहर से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पे है और सैम के पिता जैक भी, लेकिन उसके साथ आया जेसन बेहोश हो जाता है। पर इससे पहले वो तूफान के चपेट में आते जैक जेसन को लेकर एक रेस्टोरेंट पे घुस जाता है और अपनी चारों तरफ आग लगा देता है। सैम भी अपने दोस्तों के साथ अपनी जान बचाकर इस तूफान से भाग रहा है। ये तूफान अपने सामने आने वाले किसी भी चीज को पलक झपकते ही बर्फ के खिलौने बना देता है। पर सैम और उसकी दोस्त सही वक्त पे लाइब्रेरी के सबसे गर्म हिस्से में घुस जाते हैं, जो उन्होंने ही तैयार की थी, किताबें जलाकर। यह भयानक तूफान पूरी दुनिया को बर्फ का गोला बना देता है। कुछ घंटों के बाद तूफान थोड़ी सी शांत होने पे जैक और जेसन बढ़ चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। रास्ते में वो उन लोगों की जमी हुई शरीर भी देखते हैं जो सैम के मना करने के बावजूद इस तूफान में निकल पड़े थे। बहुत मशक्कत के बाद वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं, जहां उस गर्म कमरे में सैम और उसके दोस्तों के अलावा कुछ और लोग भी हैं। जैक मिलिट्री वालों को मैसेज भेजता है। कुछ घंटों के बाद मिलिट्री वाले उन्हें उठाने आते हैं। इसी न्यूयॉर्क सिटी पे हम और भी कई सारे लोग देखते हैं जो इस तूफान में किसी तरह से जिंदा बचे। नए प्रेसिडेंट रेमंड
अपनी लापरवाही की वजह से लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं। अब हमारी सुंदर सी पृथ्वी एक नई आइस एज पे है। ऐसा लगता है कि हवाएं आज से पहले इतनी साफ कभी नहीं थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।